नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय 6, जिसका शीर्षक है संस्थागत वित्त एवं विनियोजन, इसका गहन विश्लेषण करेंगे। सीजीपीएससी की परीक्षा की दृष्टि से यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमें राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी हमारी बैंकिंग प्रणाली की कार्यप्रणाली, उसके स्वास्थ्य और विकास में उसकी भूमिका को समझने में मदद करता है। तो चलिए इस अध्याय के प्रत्येक पहलू को अवधारणात्मक स्पष्टता यानी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझने का प्रयास करते हैं। आज हमारी चर्चा का मार्ग इन 6 मुख्य बिंदुओं से होकर गुजरेगा। हम अपनी चर्चा की शुरुआत संस्थागत वित्त की अवधारणा को समझने से करेंगे कि आखिर इसकी नींव क्या है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में बैंकिंग क्षेत्र की क्या भूमिका है, इसका योगदान कितना है। फिर हम राज्य में फैले बैंकिंग के बुनियादी ढांचे, उसके नेटवर्क का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद आंकड़ों के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन को गहराई से परखेंगे और फिर जानेंगे कि वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन की क्रांति आम लोगों के जीवन में क्या बदलाव ला रही है। और अंत में हम मुद्रा योजना के माध्यम से छोटे उद्यमियों को कैसे सशक्त किया जा रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले बिंदु से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला और सबसे आधारभूत खंड है संस्थागत वित्त की नींव। आखिर ये इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस या संस्थागत वित्त होता क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए उसकी वित्तीय प्रणाली, उसके फाइनेंशियल सिस्टम को समझना इतना अनिवार्य क्यों माना जाता है? आइए इस अवधारणा को बहुत विस्तार से, इसके हर एक पहलू को जानते हैं। देखिए, संस्थागत वित्त को समझने के लिए पहले इसके विपरीत यानी गैर संस्थागत वित्त को समझना होगा, जैसे गांव के साहूकार, महाजन। ये एक अनौपचारिक व्यवस्था है जहां ब्याज की दरें मनमानी होती हैं, कोई नियम कानून नहीं होता। इसके ठीक उलट संस्थागत वित्त एक औपचारिक, संगठित प्रणाली है। इसमें बैंक, सहकारी समितियां और अन्य वित्तीय संस्थान शामिल होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी प्रणाली को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जैसी नियामक संस्थाएं नियंत्रित करती हैं, रेगुलेट करती हैं। इसका फायदा ये होता है कि अर्थव्यवस्था में पैसे का प्रवाह यानी फ्लो ऑफ मनी व्यवस्थित, सुरक्षित और पारदर्शी बना रहता है। यह औपचारिक प्रणाली ही अर्थव्यवस्था में विश्वास और स्थिरता की नींव रखती है, जो किसी भी प्रकार के आर्थिक विकास के लिए पहली और अनिवार्य शर्त है। तो ये प्रश्न उठता है कि बैंकिंग प्रणाली को किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? इसे इन 4 बिंदुओं के माध्यम से गहराई से समझते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पूंजी संग्रहण यानी कैपिटल मोबिलाइजेशन। कल्पना कीजिए, छत्तीसगढ़ के किसी दूर दराज के गांव में सैकड़ों परिवारों की छोटी छोटी बचत उनके घरों में, संदूक में या किसी डिब्बे में रखी है। ये पैसा निष्क्रिय है यानी आइडल मनी है। ये अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रवाह से पूरी तरह बाहर है। बैंक क्या करता है? बैंक इन सभी छोटी छोटी बिखरी हुई बचतों को अपनी शाखाओं के माध्यम से जमा के रूप में एकत्रित करता है और एक विशाल पूंजी कोष का निर्माण करता है। अब आता है दूसरा बिंदु, उत्पादक निवेश यानी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। बैंक इस एकत्रित पूंजी को अपने पास नहीं रखता, वह इसे उन लोगों को ऋण के रूप में देता है जिन्हें इसकी आवश्यकता है, जैसे किसानों को ट्रैक्टर या बीज खरीदने के लिए, छोटे उद्यमियों को अपनी दुकान या वर्कशॉप शुरू करने के लिए। मतलब जो पैसा घरों में निष्क्रिय पड़ा था, अब वही पैसा अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ा रहा है, रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है। तीसरा है वित्तीय एकीकरण यानी फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। जब किसी गांव में बैंक की एक शाखा खुलती है तो वो गांव सिर्फ एक इमारत से नहीं बल्कि देश की पूरी वित्तीय प्रणाली से जुड़ जाता है। और चौथा, जो कि एक सामाजिक उद्देश्य भी है, गरीबी में कमी। जब एक गरीब व्यक्ति को साहूकार के 20-30% के ब्याज वाले कर्ज के चंगुल से निकालकर बैंक 8-9% पर एक सस्ता और सम्मानजनक ऋण उपलब्ध कराता है, तो वो व्यक्ति गरीबी के उस दुष्चक्र को तोड़ने की दिशा में पहला कदम बढ़ाता है। तो जब हम संस्थागत वित्त के वैचारिक महत्व को समझ गए हैं, तो चलिए अब इसके व्यवहारिक पक्ष को देखते हैं। हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में इसका वास्तविक मापने योग्य योगदान क्या है। हम देखेंगे कि बैंकिंग और बीमा क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीएसडीपी में कितना प्रतिशत हिस्सा है, और ये आंकड़ा हमें अर्थव्यवस्था की दिशा के बारे में क्या संकेत देता है। आंकड़ों का विश्लेषण करने से पहले एक बहुत ही जरूरी अवधारणा को स्पष्ट करना आवश्यक है। स्थिर भाव यानी कांस्टेंट प्राइस और प्रचलित भाव यानी करंट प्राइस के बीच का अंतर। ये सीजीपीएससी की परीक्षा में अक्सर पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है।
चलिए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान ने आधार वर्ष 2011-12 में 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया और उसे 1,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बेचा, तो उसकी कुल आय हुई 10,000 रुपये। अब मान लीजिए वर्ष 2023-24 में भी उसने 10 क्विंटल गेहूं का ही उत्पादन किया, लेकिन अब बाजार में भाव बढ़कर 2,000 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। तो प्रचलित भाव के अनुसार उसकी आय 20,000 रुपये हो गई। देखने में लगेगा कि आय दोगुनी हो गई है, लेकिन क्या वास्तविक उत्पादन बढ़ा है? नहीं, उत्पादन तो 10 क्विंटल ही है। तो असली आर्थिक विकास को मापने के लिए हम स्थिर भाव का उपयोग करते हैं। इसमें हम आज के उत्पादन को भी आधार वर्ष यानी 2011-12 के भाव से ही गुणा करते हैं। इससे हमें महंगाई के प्रभाव को हटाकर उत्पादन में हुई वास्तविक वृद्धि का पता चलता है। इसीलिए जब भी हम ग्रोथ रेट की तुलना करते हैं तो हमेशा स्थिर भाव के आंकड़ों का ही प्रयोग करते हैं। अब इस ग्राफ और तालिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह स्थिर भाव पर जीएसडीपी में बैंकिंग क्षेत्र के हिस्से और उसकी वृद्धि दर को दर्शाता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। वर्ष 2021-22 में हमें -4.91% की नकारात्मक वृद्धि दर दिखती है। इसके पीछे का कारण स्पष्ट है। ये कोविड-19 महामारी के बाद का आर्थिक प्रभाव था, जब लॉकडाउन के कारण व्यापारिक गतिविधियां बाधित थीं और ऋणों की वसूली में भी समस्याएं आ रही थीं। लेकिन जो बात यहाँ गौर करने वाली है, वो है इसके बाद की रिकवरी। इस झटके के तुरंत बाद 2022-23 में वृद्धि दर 3.01% पर वापस आई और 2023-24 में ये 3.05% पर स्थिर हो गई। ये प्रवृत्ति राज्य की बैंकिंग प्रणाली के लचीलेपन, उसकी रेजिलियंस और आर्थिक सुधार की तीव्र गति का एक स्पष्ट प्रमाण है। और ये आंकड़ा प्रीलिम्स परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे नोट कर लें। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए जो अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं, उनके आधार पर बैंकिंग क्षेत्र की अनुमानित जीएसडीपी विकास दर 3.03% रहने का अनुमान है। यह एक स्थिर और सकारात्मक वृद्धि दर है, जो यह इंगित करती है कि राज्य का वित्तीय क्षेत्र न केवल महामारी के प्रभाव से पूरी तरह उभर चुका है, बल्कि अब एक स्थिर गति से मजबूत हो रहा है। यह एक स्वस्थ और विकासशील अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख संकेत माना जाता है। जीएसडीपी में आर्थिक योगदान को समझने के बाद अब हम अपना ध्यान वित्तीय बुनियादी ढांचे यानी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर केंद्रित करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बैंकिंग सेवाओं की भौतिक पहुंच यानी फिजिकल रीच कैसी है, क्योंकि वित्तीय समावेशन के बड़े-बड़े लक्ष्य तभी हासिल हो सकते हैं जब बैंकिंग सेवाएं लोगों के दरवाजे तक पहुंचें, और इसके लिए एक मजबूत और व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना नितांत आवश्यक है। मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ में सभी बैंकों की कुल मिलाकर 3,412 शाखाएं कार्यरत थीं। ये आंकड़ा वित्तीय बुनियादी ढांचे के पहले और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ यानी भौतिक उपस्थिति को दर्शाता है। लेकिन जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, सिर्फ कुल संख्या ही पूरी कहानी नहीं बताती। असली कहानी तो इस संख्या के वितरण में छिपी है। और ये वितरण इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और सकारात्मक अध्याय है। इन कुल 3,412 शाखाओं में से 71% शाखाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। यह एक बहुत बड़ी नीतिगत सफलता है। इसका अर्थ ये है कि बैंकिंग का विस्तार केवल रायपुर, बिलासपुर या दुर्ग जैसे शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये राज्य के दूर-दराज के गांवों और कस्बों तक पहुंचा है। यह समावेशी विकास की अवधारणा को साकार करता है। जब गांव में बैंक होता है, तभी तो सरकार द्वारा भेजी गई किसान सम्मान निधि या अन्य सब्सिडीज बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच पाती है। ये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के सफल कार्यान्वयन की नींव है। बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है एटीएम्स यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मार्च 2024 तक राज्य में कुल 3,607 एटीएम्स कार्यरत थे। एटीएम्स की भूमिका सिर्फ पैसे निकालने तक सीमित नहीं है, ये लोगों को 24 घंटे 7 दिन वित्तीय पहुंच प्रदान करते हैं। सोचिए, एक दिहाड़ी मजदूर जो दिन भर काम करने के बाद रात में घर लौटता है, उसे अगर पैसों की जरूरत हो तो वो बैंक खुलने का इंतजार नहीं कर सकता। एटीएम उसे ये सुविधा प्रदान करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को समझने के बाद चलिए अब बैंकिंग क्षेत्र के आंतरिक स्वास्थ्य की जांच करते हैं। इसका प्रदर्शन कैसा है?
जैसे एक डॉक्टर शरीर के स्वास्थ्य को मापने के लिए ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल जैसे संकेतकों का उपयोग करता है, वैसे ही अर्थशास्त्री बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य को मापने के लिए कुछ प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या KPIs का उपयोग करते हैं। ये हमें अर्थव्यवस्था की नब्ज बताते हैं। ये दो आंकड़े बैंकिंग के स्वास्थ्य को मापने के सबसे बुनियादी पैमाने हैं। पहला है कुल जमा यानी टोटल डिपॉजिट्स। मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच एक साल में बैंकों में कुल जमा राशि लगभग 2,38,000 करोड़ से बढ़कर 2,83,000 करोड़ रुपए हो गई। यह वृद्धि क्या दर्शाती है? यह 3 बातें बताती है। पहला, लोगों की आय बढ़ रही है। दूसरा, लोगों में बचत करने की आदत बढ़ रही है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, लोगों का औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में विश्वास गहरा हो रहा है। अब दूसरा आंकड़ा देखें, कुल अग्रिम यानी टोटल एडवांसेस या लोन। इसी अवधि में बैंकों द्वारा दिया गया कुल ऋण लगभग 1,71,000 करोड़ से बढ़कर 2,02,000 करोड़ रुपए हो गया। यह वृद्धि इस बात का संकेत है कि अर्थव्यवस्था में ऋण की मांग यानी क्रेडिट डिमांड बढ़ रही है। लोग घर बनाने, व्यापार बढ़ाने या वाहन खरीदने के लिए ऋण ले रहे हैं, जो एक सक्रिय और गतिशील अर्थव्यवस्था का लक्षण है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण संकेतक है साख जमा अनुपात, जिसे हम अंग्रेजी में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो या CD रेशियो कहते हैं। ये एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली अवधारणा है। इसका सूत्र है कुल दिया गया ऋण बटा कुल जमा राशि गुणा 100। ये बस इतना बताता है कि बैंकों ने अपने पास जमा हुए हर 100 रुपए में से कितने रुपए ऋण के रूप में बांटे हैं। यदि अनुपात बहुत कम है, मान लीजिए 40%, तो इसका मतलब है कि बैंक लोगों से पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन उसे आगे ऋण के रूप में अर्थव्यवस्था में नहीं डाल रहे, पैसा बैंकों में ही पड़ा है। और अगर ये अनुपात बहुत ज्यादा है, मान लीजिए 100% से भी ऊपर, तो ये अत्यधिक जोखिम भरे ऋण का संकेत हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ का CD रेशियो कितना है? मार्च 2024 की स्थिति में ये 71.54% था। अर्थशास्त्री आमतौर पर 70 से 80% के बीच के CD रेशियो को बहुत ही स्वस्थ और संतुलित मानते हैं। ये एक तरह का गोल्डीलॉक्स स्तर है, न बहुत कम न बहुत ज्यादा। ये आंकड़ा यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में बैंक अपनी जमा पूंजी का बहुत ही कुशलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं और साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था में ऋण की एक मजबूत और स्वस्थ मांग भी मौजूद है। ये एक कुशल और संतुलित बैंकिंग प्रणाली का स्पष्ट सूचक है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण KPI की, प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। RBI का यह एक सामाजिक आर्थिक निर्देश है। RBI कहता है कि बैंकों का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि उन्हें देश के विकास में भी योगदान देना है। इसलिए यह अनिवार्य है कि सभी बैंक अपने कुल ऋण का कम से कम 40% कुछ विशेष क्षेत्रों को दें, जिन्हें प्राथमिकता क्षेत्र कहा जाता है। इसमें कृषि, MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, शिक्षा, आवास और निर्यात जैसे क्षेत्र शामिल हैं। अब छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन देखिए। यहाँ बैंकों ने अपने कुल ऋण का 50% 0.9% इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिया है, जो कि 40% के लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। यह एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है, जो दिखाता है कि ऋण का प्रवाह उन क्षेत्रों की ओर हो रहा है जो राज्य के समावेशी विकास और रोजगार सृजन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बैंकिंग प्रणाली के प्रदर्शन के इन तकनीकी संकेतकों को समझने के बाद अब हम अपने विश्लेषण को उस दिशा में ले जाते हैं जहां इसका सीधा और मानवीय प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ता है। ये है वित्तीय समावेशन की क्रांति। और ये क्रांति सिर्फ बैंक खाते खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लोगों को खातों से आगे ले जाकर वित्तीय सुरक्षा तक पहुंचाने के बारे में है। इस वित्तीय समावेशन की क्रांति का सबसे बड़ा प्रतीक है प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी PMJDY। जनवरी 2025 तक छत्तीसगढ़ में 1.81 करोड़ से भी अधिक जन धन खाते खोले जा चुके थे और इनमें से अधिकांश खाते ग्रामीण क्षेत्रों में थे। लेकिन ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक पूरी पारिस्थितिकी तंत्र, एक इकोसिस्टम का निर्माण है। इन खातों ने पहली बार करोड़ों लोगों को औपचारिक बैंकिंग से जोड़ा, उनमें बचत की संस्कृति को बढ़ावा दिया। इन खातों के कारण ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का पैसा बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधे लाभार्थियों तक पहुंचना संभव हुआ और इन खातों के साथ मिले रुपे डेबिट कार्ड ने लोगों को डिजिटल भुगतान की दुनिया से भी परिचित कराया। ये वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में एक मौन क्रांति है। जैसा कि मैंने कहा, वित्तीय समावेशन
केवल बैंक खाता खोलने तक ही सीमित नहीं रह सकता। इसका अगला और तार्किक कदम है वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। यहीं पर जन सुरक्षा योजनाओं की भूमिका आती है। इन योजनाओं का मूल उद्देश्य है कि देश के आम नागरिक को, विशेषकर गरीब और वंचित वर्ग को, जीवन की अनिश्चितताओं जैसे बीमारी, दुर्घटना या मृत्यु के खिलाफ एक सामाजिक सुरक्षा कवच, एक सोशल सेफ्टी नेट प्रदान किया जाए। मार्च 2024 तक इन 3 प्रमुख जन सुरक्षा योजनाओं में छत्तीसगढ़ में कुल नामांकन 1.96 करोड़ को पार कर गया था। चलिए इन्हें संक्षिप्त में समझते हैं। पहली है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY। ये बहुत ही कम वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा प्रदान करती है। दूसरी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY। ये लगभग न के बराबर प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा कवर देती है। और तीसरी है अटल पेंशन योजना यानी APY, जो विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित पेंशन की सुरक्षा प्रदान करती है। इन योजनाओं ने मिलकर आम आदमी को बहुत ही कम लागत पर वह सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है जो पहले केवल संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध थी। सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ वित्तीय समावेशन का एक और महत्वपूर्ण आयाम है आजीविका और उद्यमिता को बढ़ावा देना। इसके लिए सरकार की प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना को फंडिंग दी अनफंडेड के सिद्धांत पर बनाया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य उन छोटे छोटे गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि उद्यमियों को ऋण प्रदान करना है जिन्हें आमतौर पर औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है। मुद्रा योजना की सबसे बड़ी खूबी इसकी वैज्ञानिक संरचना है। ये एक उद्यमी के व्यवसाय के जीवन चक्र, उसकी लाइफ साइकिल के अनुसार ऋण प्रदान करती है। इसकी 3 श्रेणियां हैं। पहली है शिशु, जिसके तहत 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। ये किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए, उसकी नींव रखने के लिए है। दूसरी श्रेणी है किशोर, जिसके तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। ये उस व्यवसाय के लिए है जो अब थोड़ा बड़ा हो रहा है और उसे विस्तार के लिए पूंजी चाहिए। और तीसरी श्रेणी है तरुण, जिसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। ये एक स्थापित हो चुके व्यवसाय को और आगे बढ़ाने के लिए है। ये त्रिस्तरीय संरचना सुनिश्चित करती है कि उद्यमी को उसकी यात्रा के हर चरण में सही मात्रा में वित्तीय सहायता उपलब्ध हो। इस योजना का सामाजिक आर्थिक प्रभाव बहुत व्यापक और गहरा है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गैर कृषि क्षेत्र को बिना किसी गारंटी या कोलैटरल के ऋण प्रदान करती है, जो छोटे उद्यमियों के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा होती है। यह योजना विशेष रूप से महिला और युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने में बहुत सफल रही है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह नौकरी खोजने वालों को नौकरी बनाने वालों में परिवर्तित करती है, और जब कोई स्थानीय व्यवसाय पनपता है तो यह एक स्थानीय आर्थिक गुणक प्रभाव यानी लोकल इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करता है। वह स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की खरीद करता है, स्थानीय लोगों को रोजगार देता है, जिससे पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। तो इस विस्तृत चर्चा के माध्यम से हमने अध्याय 6 के सभी महत्वपूर्ण वैचारिक और तथ्यात्मक पहलुओं को समझ लिया है। अब समय है अपनी समझ को परखने का कुछ अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से, जो विशेष रूप से CGPSC परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। चलिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों से अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न, मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ का साख जमा अनुपात क्या था? इसका सही उत्तर है 71.54%। दूसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोर श्रेणी में अधिकतम कितनी ऋण राशि दी जा सकती है? याद कीजिए, शिशु 50,000 तक था तो किशोर 50,000 से 5 लाख तक, तो अधिकतम राशि है 5 लाख रुपए। तीसरा प्रश्न, 2024-25 के लिए अग्रिम अनुमानों के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र की अनुमानित GSDP वृद्धि दर क्या है? ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है, 3.03%। चौथा प्रश्न, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के लिए आयु पात्रता क्या है? इसका सही जवाब है 18 से 70 वर्ष। और अंतिम प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की कुल बैंक शाखाओं का कितना प्रतिशत ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थित है? इसका उत्तर है 71%। अब मुख्य परीक्षा के लिए 2 विश्लेषणात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, संस्थागत वित्त किसी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें।
इस उत्तर की संरचना में आपको पहले संस्थागत वित्त को परिभाषित करना होगा, फिर पूंजी संग्रहण, उत्पादक निवेश और वित्तीय समावेशन की अवधारणाओं को सीडी रेशियो, पीएसएल और शाखा विस्तार के आंकड़ों से जोड़कर अपना तर्क प्रस्तुत करना होगा। दूसरा प्रश्न, छत्तीसगढ़ में वित्तीय समावेशन और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना और जन सुरक्षा योजनाओं की भूमिका का मूल्यांकन करें। इस उत्तर में आपको प्रत्येक योजना के उद्देश्य, उसके प्रमुख प्रावधान और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में उसके प्रभाव का आंकड़ों सहित विस्तार से वर्णन करना होगा। चलिए, इस पूरी कक्षा के अंत में सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ों और अवधारणाओं को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ये त्वरित पुनरीक्षण यानी क्विक रिवीजन परीक्षा से पहले आपके लिए बहुत सहायक होगा। ये हैं वो मुख्य आंकड़े और तथ्य जो आपको कंठस्थ होने चाहिए। बैंकिंग क्षेत्र की जीएसडीपी वृद्धि दर 3.03%, अग्रिम अनुमान। कुल बैंक शाखाएं 3,412, जिनमें से 71% ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में है। साख जमा अनुपात 71.54%, जो एक स्वस्थ स्तर है। प्राथमिक क्षेत्र को ऋण 50.09%, जो लक्ष्य से काफी ऊपर है। 1.81 करोड़ से अधिक जनधन खाते और 1.96 करोड़ से अधिक सामाजिक सुरक्षा नामांकन। याद रखें, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति, उसके बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य और समावेशी विकास की दिशा में उठाए गए कदमों की पूरी कहानी कहते हैं। अपनी तैयारी को इसी तरह गहराई से जारी रखें। धन्यवाद। नमस्कार। चलिए ग्रामीण छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पर हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले सत्र में हमने बैंकिंग प्रणाली की मुख्य धारा को समझा था। आज हम उन संस्थागत ढांचों की गहराई में उतरेंगे जो गांव-गांव और खेत-खेत तक वित्तीय पोषण पहुंचाते हैं। हम उस वास्तुकला को समझेंगे जिस पर ग्रामीण विकास की पूरी इमारत टिकी हुई है। आज हमारी विश्लेषण यात्रा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम राष्ट्रीय स्तर पर नाबार्ड की भूमिका को समझेंगे, जो ग्रामीण अधोसंरचना का एक तरह से वास्तुकार है। फिर हम राज्य की त्रिस्तरीय सहकारी संरचना को देखेंगे। हम ये भी विश्लेषण करेंगे कि शून्य ब्याज ऋण जैसी नीतियां आर्थिक रूप से कैसे काम करती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि यही सहकारी समितियां बीज से लेकर बाजार तक किसानों की कैसे मदद करती हैं। और अंत में हम सहकारिता के भविष्य यानी जैव अर्थव्यवस्था और स्थायी आजीविका पर भी नजर डालेंगे। तो हमारा पहला खंड नाबार्ड पर केंद्रित है। देखिए, नाबार्ड को केवल एक बैंक के रूप में देखना सही नहीं होगा। यह वास्तव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक रणनीतिक वास्तुकार है। इसका काम सिर्फ पैसों का लेन देन करना नहीं है, बल्कि उस नींव को डिजाइन करना और मजबूती देना है जिस पर ग्रामीण विकास की पूरी इमारत खड़ी होती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि विकास बैंकिंग यानी डेवलपमेंट बैंकिंग सामान्य कमर्शियल बैंकिंग से अलग कैसे है। सोचिए, एक कमर्शियल बैंक जैसे कि स्टेट बैंक या एचडीएफसी बैंक, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उनका मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। वे अपना पैसा वही लगाते हैं जहां से जल्दी और सुनिश्चित रिटर्न मिले। लेकिन मान लीजिए किसी गांव को सिंचाई के लिए एक नहर बनानी है जिसमें 20 साल लगेंगे। कोई भी कमर्शियल बैंक इसमें शायद ही निवेश करेगा, क्योंकि इसमें मुनाफा बहुत देर से मिलेगा। यहीं पर नाबार्ड जैसे विकास बैंक की भूमिका शुरू होती है। नाबार्ड की स्थापना लाभ के लिए नहीं, बल्कि एक नीतिगत लक्ष्य को पूरा करने के लिए हुई थी, और वो लक्ष्य है कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। यह उन परियोजनाओं में दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल लगाता है जो देश की खाद्य सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए जरूरी हैं। तो सवाल ये है कि नाबार्ड इतना बड़ा काम करता कैसे है? इसका सबसे शक्तिशाली उपकरण है RIDF यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। आप इसे एक बहुत बड़े फंड की तरह समझ सकते हैं जिसे नाबार्ड मैनेज करता है। इस फंड से राज्यों को बहुत कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है ताकि वे अपने गांव में सड़कें, पुल, गोदाम जैसा बुनियादी ढांचा बना सकें। ये एक ऐसा तंत्र है जो राष्ट्रीय नीतियों को जमीनी हकीकत में बदलता है। अब इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 12,328 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय से हो रहे लगातार निवेश की कहानी कहता है। ये कोई एक बार की मदद नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है जो धीरे धीरे लेकिन लगातार राज्य के विकास की नींव को मजबूत कर रही है। ये राशि इतनी बड़ी है कि इसकी तुलना राज्य के कई वार्षिक बजटों से की जा सकती है, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर खर्च हुई है। तो आखिर ये 12,328 करोड़ रुपए जाता कहाँ है?
ये पैसा कंक्रीट, तार और पाइप में बदलता है, जो लोगों की जिंदगियां बदलते हैं। चलिए इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट को समझते हैं। जब किसी दूर दराज के गांव में एक पक्की सड़क बनती है, तो वो सिर्फ एक सड़क नहीं होती, वो उस किसान के लिए एक अवसर होती है जिसकी सब्जियां अब बिना खराब हुए शहर के बाजार तक पहुंच सकती हैं। वो उस बच्ची के लिए शिक्षा का रास्ता बनती है जो अब बारिश में भी स्कूल जा सकती है। इसी तरह हर सिंचाई परियोजना सिर्फ पानी नहीं लाती, बल्कि किसान की जेब में अतिरिक्त आमदनी भी लाती है, जो फिर स्थानीय बाजार में खर्च होती है और पूरी अर्थव्यवस्था को गति देती है। ठीक है, तो नाबार्ड तो राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां और फंड तैयार करता है, लेकिन उस फंड को गांव के आखिरी किसान तक पहुंचाने का काम कौन करता है? इसका जवाब है राज्य की अपनी सहकारी प्रणाली। ये वो नेटवर्क है जो इस वित्तीय मदद को हर गांव तक पहुंचाता है। छत्तीसगढ़ में ये सहकारी संरचना 3 स्तरों पर काम करती है, जिसे हम 3 टायर स्ट्रक्चर कहते हैं। सबसे ऊपर राज्य स्तर पर है एपेक्स बैंक, जो नाबार्ड और रिजर्व बैंक से फंड लेकर पूरे राज्य में सहकारी आंदोलन की दिशा तय करता है। इसके नीचे हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक यानी डीसीसीबी होता है, जो जिले के अंदर फंड के वितरण को देखता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जो सीधे किसानों से जुड़ा है, वो है गांव के स्तर पर काम करने वाली प्राथमिक कृषि साख समितियां, जिन्हें हम पैक्स कहते हैं। राज्य में ऐसी 2058 समितियां हैं, यानी कि लगभग हर 10-15 गांवों के लिए एक वित्तीय केंद्र। ये एक बहुत बड़ा और विकेंद्रीकृत नेटवर्क है। सहकारी आंदोलन का जो मूल सिद्धांत है वो है लोकतंत्र। इस बात को समझिए, जब आप किसी कमर्शियल बैंक में जाते हैं तो आप एक ग्राहक होते हैं, लेकिन एक सहकारी समिति में एक किसान सिर्फ सदस्य नहीं बल्कि उसका मालिक भी होता है। उसके वोट की कीमत उतनी ही होती है जितनी समिति के अध्यक्ष की। यह मॉडल मुनाफे से ज्यादा सदस्यों के कल्याण को प्राथमिकता देता है। यह एक जमीनी बॉटम अप मॉडल है, जो कि कमर्शियल बैंकिंग के टॉप डाउन अप्रोच से बिल्कुल अलग है। अब हम इस सहकारी प्रणाली के माध्यम से लागू की गई राज्य की सबसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी नीति पर आते हैं। यह है शून्य ब्याज ऋण मॉडल। ये सिर्फ एक योजना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक हस्तक्षेप है जिसका हमें गहराई से विश्लेषण करना होगा। ये जो टाइमलाइन है, ये एक नीतिगत क्रांति की कहानी बताती है। देखिए, साल 2005-6 में एक किसान को खेती के लिए 9% का ब्याज देना पड़ता था। सोचिए, चाहे फसल अच्छी हो या न हो, ये बोझ तो तय था। फिर सरकार ने इस बोझ को धीरे धीरे कम करने का फैसला किया। पहले 7%, फिर 6%, 3%, 1% और आखिरकार 2014-15 से इसे शून्य कर दिया गया। इसका आर्थिक उद्देश्य खेती की लागत से ब्याज के बोझ को पूरी तरह खत्म करना था, ताकि किसान का मुनाफा बढ़े और वो बेहतर बीज और खाद में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हो। सरकार ये भी समझती है कि किसान की आय सिर्फ एक फसल पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए ये शून्य ब्याज की सुविधा सिर्फ धान या गेहूं तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, अगर किसी किसान की फसल सूखे या ओले से खराब हो जाए तो क्या होगा? अगर उसके पास कुछ मवेशी हैं या एक छोटा तालाब है, तो पशुपालन या मछली पालन से होने वाली आय उसके परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। ये नीति दरअसल ग्रामीण आय में विविधता लाने और किसान के जोखिम को कम करने का एक सोचा समझा प्रयास है। अब इन आंकड़ों को देखते हैं कि इस नीति का जमीन पर असर क्या हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सरकार का लक्ष्य था 7,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण बांटना, लेकिन असल में 8,025 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के ऋण बांटे गए। ये लक्ष्य से लगभग 115% ज्यादा है। ये आंकड़ा अपने आप में एक गहरे विश्लेषण की मांग करता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए सीजीपीएससी मेंस के दृष्टिकोण से इस पर विचार करते हैं। जब उपलब्धि लक्ष्य से अधिक हो तो इसका विश्लेषण कैसे किया जाए? एक तरफ सकारात्मक रूप से देखें तो यह दिखाता है कि शून्य ब्याज नीति सफल है, ऋण की काफी मांग है और सहकारी समितियां कुशलता से ऋण बांट रही हैं। लेकिन एक संतुलित उत्तर के लिए आपको इसके दूसरे पहलुओं पर भी गौर करना होगा। क्या इससे ओवर फाइनेंसिंग का खतरा है? क्या ये ऋण वाकई उत्पादक कामों में लग रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस शून्य ब्याज नीति का सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ रहा है और क्या यह लंबे समय तक टिकाऊ है? एक अच्छे उत्तर में इन सभी आयामों पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, किसान ने शून्य ब्याज पर ऋण तो ले लिया, लेकिन अब उसे बुआई के लिए अच्छे बीज और खाद की जरूरत है। और जब 4 महीने बाद फसल तैयार होगी तो उसे इस बात की गारंटी भी चाहिए कि कोई इसकी उपज को सही दाम पर खरीदेगा। यहीं पर सहकारी समितियों की दोहरी भूमिका एक 2-in-1 समाधान के रूप में सामने आती है। ये एक आत्मनिर्भर और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है, एक चक्र की तरह। किसान उसी सहकारी समिति यानी पैक्स से शून्य ब्याज पर ऋण लेता है,
फिर उसी समिति की दुकान से रियायती दरों पर बीज और खाद खरीदता है। फसल कटने के बाद वो अपनी धान की उपज को कहीं और नहीं बल्कि उसी समिति के प्रांगण में ले जाता है, जो अब एक सरकारी उपार्जन केंद्र बन चुका है। यहाँ उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर उसकी उपज का भुगतान मिल जाता है। ये एक ऐसा सुरक्षा चक्र है जो किसान को बुआई से लेकर बिक्री तक बिचौलियों और बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता है। ये टेबल इस प्रणाली की प्रभावशीलता का एक और सबूत है। यह दिखाती है कि कैसे सहकारी समितियां लाखों टन उर्वरक किसानों तक पहुंचाती हैं। यह सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स का काम नहीं है। सोचिए, अगर किसान को बुआई के समय खाद न मिले तो शून्य ब्याज ऋण का भी क्या फायदा। सही समय पर सही इनपुट की उपलब्धता सीधे तौर पर कृषि उत्पादकता से जुड़ी है और ये सहकारी नेटवर्क इसी उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। अब तक हमने सहकारिता की पारंपरिक भूमिका यानी ऋण और कृषि पर बात की, लेकिन अब सहकारिता का मॉडल विकसित हो रहा है। यह अब सिर्फ कृषि तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण औद्योगिकरण और हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ की सहकारी चीनी मिलें सिर्फ चीनी नहीं बनाती, ये ग्रामीण औद्योगिकरण के केंद्र हैं। 9,750 टीसीडी यानी टन क्रश्ड पर डे की कुल पेराई क्षमता का मतलब है हजारों गन्ना किसानों के लिए एक सुनिश्चित बाजार और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार। इससे भी दिलचस्प है 35 मेगावाट की सह उत्पादन बिजली, जिसे हम कोजनरेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि ये मिलें गन्ने का रस निकालने के बाद बचे हुए रेशे यानी बगास को जलाकर अपनी बिजली खुद बनाती हैं और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर और पैसा कमाती हैं। और 11.56% की औसत रिकवरी दर ये बताती है कि वो हर 100 किलो गन्ने से औसतन 11.56 किलो चीनी निकाल रही हैं, जो उनकी औद्योगिक दक्षता का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। और अब हम सहकारिता के भविष्य की ओर एक बड़ा कदम देख रहे हैं, और वो है इथेनॉल। ये सिर्फ एक नया उत्पाद नहीं बल्कि एक गेम चेंजर है। कबीरधाम में पीपीपी मॉडल पर बना संयंत्र एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कोंडागांव में प्रस्तावित मक्का आधारित संयंत्र। ये राज्य में फसल विविधीकरण यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक प्रोत्साहन देगा। और ये सब भारत की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति से जुड़ा है, जो किसान की आय, देश की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण, इन तीनों लक्ष्यों को एक साथ साधती है। अपनी चर्चा को समाप्त करने के लिए हम फिर से नाबार्ड पर लौटते हैं, लेकिन इस बार हम उसके बुनियादी ढांचे के निर्माण से आगे बढ़कर उसकी उस भूमिका पर ध्यान देंगे जो दीर्घकालिक, टिकाऊ और समावेशी विकास को बढ़ावा देती है। ये नाबार्ड के काम का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ये सिर्फ कॉन्क्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहा, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रहा है। वॉडी मॉडल के जरिए ये आदिवासी परिवारों के लिए बागवानी पर आधारित स्थायी आजीविका का निर्माण कर रहा है। वाटरशेड विकास के माध्यम से ये प्रकृति को सहेज कर भूमि की उत्पादकता बढ़ा रहा है। स्वयं सहायता समूहों को वित्त से जोड़कर ये महिला सशक्तिकरण की नींव रख रहा है। और जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं के माध्यम से ये भविष्य की चुनौतियों के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है। ये एक 360 डिग्री दृष्टिकोण है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का सार क्या है, विशेष रूप से सीजेपीएससी की तैयारी के लिहाज से? देखिए, प्रीलिम्स के लिए प्रमुख आंकड़े और तथ्य महत्वपूर्ण हैं। मेंस के लिए एक तार्किक ढांचा बनाना सीखें। संस्था को उसके कार्य से और कार्य को उसके प्रभाव से जोड़ें और हमेशा एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। शून्य ब्याज ऋण के लाभों के साथ साथ सरकारी खजाने पर इसके बोझ पर भी चर्चा करें। सहकारी समितियों की ताकत के साथ साथ उनमें सुधार की जरूरत पर भी प्रकाश डालें। तो हम इस सत्र को इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं कि हम इस शक्तिशाली सहकारी मॉडल को भविष्य के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। इसे एक ऐसी जलवायु लचीली ग्रामीण अर्थव्यवस्था का इंजन कैसे बनाया जा सकता है जो सिर्फ धान और गन्ने पर नहीं बल्कि विविध फसलों, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थानीय उद्यमिता पर चले। आज हमने देखा कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक जटिल और जीवंत संस्थागत वास्तुकला पर टिकी है। इन अवधारणाओं पर विचार करें, इन्हें आपस में जोड़ना सीखें, अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।